नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। रियो डी जेनेरो में प्रधानमंत्री मोदी का होगा भव्य स्वागत। भारतवंशियों में दिखा गजब का उत्साह। अमित शाह ने गुजरात के आणंद में अमूल और एनडीडीबी के विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण। देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों के योगदान को सराहा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में 1400 कर्मियों को प्रदान किए गए स्थायी नियुक्ति पत्र। जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता ने बाकी रिक्तियों पर भी जल्द नियुक्ति का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का तांडव। बादल फटने से मंडी जिले में तबाही। कई पुल सैलाब में बहे। खड़ी फसलों और बाग बगीचे पानी में समाये। और बारिश के कारण बर्मिंघम टेस्ट के 5वें दिन का खेल शुरू होने में देरी। 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर बनाए 72 रन। खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे से जुड़ी खबर के साथ। 5 देश की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों से की। कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की।
ब्राजील में कुछ युवाओं के एक समूह को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। यह समूह भारत के पौराणिक मंत्रों में गहरी रुचि रखता है। संस्कृत और हिंदी ना जानते हुए भी ये युवा अपने ही तरीके से इन पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप भी देखिए ये युवा पूरी श्रद्धा भाव से किस तरह गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ब्राज़ील में भारत कैसा है और किस तरह से ब्राज़ील के लोग भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को और यहाँ तक कि भारत के जो पौराणिक मंत्र हैं उसको अपना रहे हैं अपनी शांति के लिए, एक नए तरीके के जीवन को समझने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्राज़ील और भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और यहाँ वे गाने जा रहे हैं गायत्री मंत्र हमारे सामने। तो ये लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी ये नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर की जो भावना है वो समझते हैं। और इसके बारे में बताएंगे हमारे साथी कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना सीखा, कैसे ये गायत्री मंत्र जानते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा काफ़ी सारे मंत्र हैं और मुझे ये आश्चर्य होता है कि उनको शायद मीनिंग भी पता नहीं है, बस जिस तरह से गाते हैं ना तो लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फील करके गाते हैं। How do you learn to practice it? Oh, it was through yoga classes, and the first time that I already chanted at home, but the first time that I chanted in front of other people was in a kirtan. So I had this practice for many years, joining kirtan movements in my cities, and also my daily practice, which is singing mantras every day. How did you come in contact with kirtan group? Brazilian people, they went to India, received the teachings and brought it for us. That was my first contact. And I'm very happy for it because it was how the culture came to me and I was touched by it. ब्राज़ील के कुछ लोग भारत में गए थे और जब वे भारत से लौटकर ब्राज़ील आए तो भारत की संस्कृति को भी लेकर यहाँ आए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कीर्तन को बनाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए, उस समय ये लोग हम मौजूद रहेंगे और अपनी संस्कृति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन। ग्लोबल साउथ के अहम समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे। इस बार का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर सहयोग और नेतृत्व को नई दिशा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item, the reform of the global governance. And thereafter, there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा, जो कि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद, महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year, in November,
which is why climate change and COP issues become very important. ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 10 परमानेंट सदस्यों वाला ब्रिक्स आज अपने स्थापना के सबसे गंभीर चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चुनौतियां और मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष ब्रिक्स के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। इसलिए आज ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निहित नहीं है कि कितने सदस्य देश इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसकी सफलता इस बात में है कि जो देश सदस्य हैं और वो देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखें और आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए रियो द जेनेरो से पीयूष कैमरा पर्सन और जयशंकर कैमरा पर्सन के साथ मैं अखिलेश सुमन। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद स्थित अमूल डेयरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक सहकारिता से समृद्धि रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। देश की 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें हर रोज परिश्रम करके दूध के उत्पादन में सहयोग करती हैं। इन बहनों का 80,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा 56 लाख बहनों के खातों में जाएगा। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। नई दिल्ली में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत जब एक समावेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सहकारिता क्षेत्र को भी अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए नए नए क्षेत्रों में सक्रियता से भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यक्रम में सहकारिता आंदोलन से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया गया और समाज में सहयोग की भावना को मजबूत करने पर बल दिया गया। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका विषय है सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। यह वैश्विक पहल सहकारिताओं की भूमिका को उजागर करती है, जो आर्थिक लचीलापन बढ़ाने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और सतत विकास को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अच्छी खबर। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उसने दुनिया में अधिकतर देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यही वजह है कि आज ऐसे काफी देश हैं जो भारत में निवेश करने के लिए तैयार है। भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% रही, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर इसी आंकड़े के आसपास रहने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की विकास दर इस साल 6.3% है और अगले साल 6.4% की दर से बढ़ सकती है, जबकि भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.40 से 6.70% के बीच रह सकती है। अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण देश के निर्यात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6% अधिक है। इससे पहले वित्त वर्ष 2013-14 में देश का निर्यात केवल 466 बिलियन डॉलर था, जो बीते एक दशक में देश के निर्यात में निरंतर प्रगति को दिखाता है। एक तरफ देश तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, वहीं महंगाई दर भी न्यूनतम स्तरों पर बनी हुई है। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82% पर रही थी, जो कि फरवरी 2019 के बाद खुदरा महंगाई का सबसे निचला स्तर है। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण पूंजीगत बाजारों पर भी निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या दिसंबर 2024 तक बढ़कर 13.2 करोड़ हो गई है, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 4.9 करोड़ पर था। यह बढ़ोतरी इक्विटी बाजारों में बढ़ती सार्वजनिक रुचि और देश की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास को दर्शाती है। जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश माना जा रहा है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ वैश्विक परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में जो है वो युद्ध की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, उसके बावजूद भी भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जो है वो वित्त वर्ष 2025-26 में लगाया गया है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि सेवा क्षेत्र तो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ ही रहा है। कृषि क्षेत्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है और उसकी वजह है कि मानसून जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है पिछले कुछ सालों से। उसका असर जो है वो अनाज की पैदावार पर भी पड़ा है, और इसके साथ साथ जो कृषि की सहायक गतिविधियां होती हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा विकास हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विज्ञान भवन में कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 2021 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली को 1,700 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जन कल्याण के लिए इस फंड के खर्च की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कंधों पर आ गई है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1400 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मी शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि पिछली आप सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का नतीजा था कि लंबे समय से दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल था। हमने अपने छोटे से कार्यकाल में बड़े फैसले लिए हैं। बाकी वैकेंसी पर भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के गंजबाज सौदा पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और 31 करोड़ के नवनिर्माण कार्य की समीक्षा भी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेन में सफर किया और ट्रेन में सहयात्रियों के साथ बातचीत भी की।
बात अब हिमाचल प्रदेश के मौसम की। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। मंडी जिले के पधर उपमंडल की चौहार घाटी में बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने से तेज सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से गांव के पास बना एक वाहन योग्य पुल और 3 पैदल पुल पानी में बह गए। स्थानीय लोगों के अनुसार नाले के किनारे बसे ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन, खड़ी फसलें और बाग बगीचे भी पानी और मलबे में समा गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मार्ग पर स्थित आपदा प्रभावित सिलाई बैंड और ओजरी बैंड क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। माल्यार्पण और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रहित में किए गए योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्री मुखर्जी सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने साथ ही कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक दूरदृष्टि वाले राजनायक थे। उनका जीवन राष्ट्र प्रेम, आत्म बलिदान और सेवा भावना की प्रेरणा देता है। देश में इस बात का अलग जगाने के लिए यह हमारे लिए गर्व की बात है। आजादी के बाद भी, आजादी के साथ भी जो भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने से हमने अपनी भूमिका अदा की, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी पहचान थी। डॉक्टर मुखर्जी ने जन आंदोलन खड़ा करते हुए अपने आप का बलिदान भी कर दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और ये हमारे लिए जानकारी वाली बात भी है कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि उनके उस आंदोलन के बाद सरकार झुकी और जम्मू कश्मीर के अंदर जाने आने के लिए जो एक तरह से पासपोर्ट लगता था, पारपत्र लगता था, उस पारपत्र की समस्या को खत्म करके, और ये आज के समय में तो और समसामयिक है। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रन का लक्ष्य रखा है। आज मैच के 5वें और आखिरी दिन का खेल बारिश के कारण देर से शुरू हुआ। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 80 रन बना लिए हैं। सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। माफ कीजिएगा, 4 विकेट खोकर बर्मिंघम टेस्ट में आज मैच का आखिरी दिन है। हालांकि बारिश से मैच देरी से शुरू हुआ है। बढ़ते आगे, आज दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया। सैकड़ों प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अभियान का उद्देश्य सबको साइकिलिंग के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस इवेंट में जुम्बा, योगा और फिटनेस से जुड़े कई मजेदार खेलों का भी आयोजन किया गया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रविवार की सुबह सैकड़ों साइकिलिस्ट फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए। इस अभियान का उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल से जुड़ काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि अगर हम फिट होंगे तभी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ काम करेगी। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहो और स्वस्थ रहेंगे तो तभी हम अपने ज़िंदगी के जो और काम कर पाएंगे। स्कूल के बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक सभी लोग फिट रहने के एक लक्ष्य के साथ साइकिलिंग को अपनाते दिखे। इस इवेंट के दौरान जुम्बा सेशन, योगा कॉर्नर और फिटनेस से जुड़े कई मजेदार खेल भी दिखाई दिए, जिसके चलते पूरा अनुभव काफी रोचक हो गया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल बना रखा है। फिट इंडिया हमारी सरकार की तरफ से यहाँ पे रस्सी हो रही है, योगा हो रहा है और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। साइकिलिंग मैंने खुद करी थी, बहुत ही मज़ा आया और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश में सब फिट इंडिया और इसकी तरफ जाएं। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक संडेज ऑन साइकिल अभियान हजारों लोगों तक पहुंच बना चुका है। इस अभियान के जरिए लोगों को सेहत सुधारने, कार्बन फुटप्रिंट कम करने और अपनी रविवार की सुबह को सबके साथ मिलकर एक जश्न की तरह मनाने का मौका मिलता है। अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिंदगी